हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, यानी कि रणनीति के ऊपर। देखो ठीक है, पढ़ सब रहे हैं ना, ठीक है, पढ़ते कैसे हैं ना, ये किसी को नहीं पता, है ना। तो एक हम स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि भूतों की तरह किताब खोला और लगे एक तरफ से सारी की सारी सवाल लगाने, ठीक है ना। ऐसे तो हमारे पास समय ही नहीं है ना, तो समय बहुत कम है। उस कम समय में, है ना, हम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करें या कितना अच्छा हम पढ़ जाएं कि हमारे अच्छे नंबर आ जाए, उसको कहते हैं बेस्ट तरीका पढ़ने का, है ना। अभी बात करते हैं। ये ट्रक वाले परेशान कर दिया है ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हैशटैग अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। लास्ट दिन है, कल आपका पेपर है ना। आज है 26 तारीख और 27 फरवरी को आपका पेपर है ना। तो सबसे पहली बात तो है ना, देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कि है ना, ठीक है, एकदम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एकदम मर जाओ पढ़ पढ़ के ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से सिंपल माइंड से पढ़ो, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बच्चा। देखो, तो आज हम क्या क्या बातें करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फाइनल रिवीजन, है ना, मतलब कि पूरा रिवीजन ना, टोटल किताब का, है ना। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर है, पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं ना। मैं उसके आपको सभी फॉर्मूले बताऊंगा, सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 चैप्टर के, है ना, ताकि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाए कि पेपर में क्या आता है, कैसे करना है, कितना करना है, सब कुछ, ठीक है बच्चा। तो आराम से वीडियो को पूरी देखना और आपके बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं ना। तो चलिए बातें करते हैं आगे। देखो समझो, है ना, क्लास 10th मैथमेटिक्स, है ना, तैयारी 70 में 70 की, है ना। खैर, है ना, मैं कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ ना, ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है ना तो मुझे चौराहे पे जिंदा चला देना, है ना, 100% गारंटेड, है ना। देखो एक्चुअल में ऐसा क्या होता है ना कि 100% गारंटेड जैसा कुछ होता ही नहीं है ना। तो प्रॉब्लम पता है, अगर कभी भी आप कॉन्फर्मेशन के पीछे भागेंगे ना कि जो मैं पढ़ूँ वही एग्ज़ाम में आ जाए, है ना, 100% एकदम फिक्स हो जाए, है ना, तो पता है कहीं ना कहीं ये आपकी ऐसी मानसिकता बन जाएगी ना कि ये आपको आगे चल के बहुत दिक्कत देगी, है ना। तो आप क्या रखो, तुम सिंपल माइंड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ोगे एग्जाम में वही आएगा, है ना। ज़्यादा सोचते नहीं, है ना, ठीक है, और उनकी बातों में नहीं आते हैं ना कि यही गारंटी है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही पेपर बनाया है ना। खैर बातें करते हैं। देखो तो है ना, थोड़ी सी जान लगाते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि 7 तारीख के बाद कहाँ से मौका मिलेगा, उसके बाद तो मुझे इंजॉय ही करना है। खैर देखिए, स्ट्रेटजी की हम बातें करेंगे, है ना, ठीक है, रणनीति की बातें करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है बच्चा। देखो कई लोगों को लग रहा होगा कि समय नहीं है ना, शायद उनको सही भी लग रहा होगा, है ना, पर हम यहाँ पे उनकी बातें कर रहे हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम कुछ नया नहीं बताने वाले हैं ना, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करने वाले हैं ना, तो उसके लिए तुम्हारे पास बहुत समय है अभी, ठीक है। चलिए, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं इस पर हम बातें करेंगे, है ना। प्रियोरिटी बेसिस क्या होता है, ये सभी की सभी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, है ना, ठीक है, कि देखो हमने आपको क्या क्या बता चुके हैं, ठीक है। हमारे पास टोटल 14 चैप्टर है, तो 14 चैप्टर में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज और चैप्टर नंबर 10 यानी कि वृत्त, जो कि बच्चों को कठिन लगता है, इसको मैंने बहुत ही आसान, है ना, बहुत सिंपल से 2-2 घंटे की वीडियो है, 4 घंटे में मैंने पूरा खत्म कर दिया है, वो भी 2 दिन पहले ही डाला था, मतलब एक कल डाला था, एक उसके पहले, है ना। तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है, अगर आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। खैर, तो इन दोनों पे तो हम बातें नहीं करने वाले हैं ना। तो इनके अलावा हमारे पास बच जाते हैं टोटल 12 चैप्टर, है ना। तो हम इन 12 चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सभी की सभी सवालें जो इंपॉर्टेंट है वो हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। तो बिल्कुल भी क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, आराम से देखते रहना है। खैर, अब बातें करते हैं कि पढ़ने का एकदम सही तरीका क्या होना चाहिए, है ना। समय बहुत है, रिवीजन के लिए बहुत समय है ना, और रिवीजन करने का जो सही तरीका है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, देखो एक बात समझो पहले, जैसे, है ना, एकदम एक अच्छी सी किताब बना दूं, है ना, है ना, ये है आपका फेयर, है ना, मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथ का ये है आपका फेयर, है ना। देखो पढ़ते कैसे पहले समझो। जैसे अगर आपने एक चैप्टर खोला, वो चैप्टर कौन सा है, वास्तविक संख्या। आप चूँकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो उस चैप्टर में आप ये देखो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो,
फिर ये देखो कि जो सबसे आसान जो मुझे आता है उसको बस ऐसे रफ खोलो, मतलब सॉरी फेयर खोलो और उसको देख लो उसका आंसर, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो पहला मैंने क्या कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब कैसे पता चलेगा इम्पोर्टेंट, अभी मैं बता दूंगा। और आप इतने दिन से टेस्ट देते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, यानी कहीं ना कहीं टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो पता तो पक्का होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसके बाद जो आसान है उसको ऐसे पन्ना पलट के बस देखते रहो, और जो थोड़ी सी टफ प्रश्न है उसको करते जाओ, है ना। और जिसमें थोड़ा डाउट लगे उसको सॉल्व करके देख लो। ऐसे करोगे तो चैप्टर जल्दी से ख़त्म होगा, है ना। हर सवाल लगे लगाने तब तो हमारे पास समय ही नहीं है ना। तो ऐसे टॉपर करते हैं अपना रिवीजन, ठीक है ना। ये काम हर चैप्टर में करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को ऐसे ना सरसरी नज़र से पलट के देख लेना है। खैर, प्रायोरिटी बेसिस, वही प्रायोरिटी बेसिस का मतलब क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट, फिर थोड़े से टफ, फिर आसान, और फिर लास्ट में सारे, है ना। तो सभी प्रश्नों से अगर आप एक बार गुजर जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है कई बार जो सवाल होता है ना वो बहुत कॉमन सेंस पे पूछ लिया जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से, ना। तो बच्चों में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सोचते हैं अरे ये तो हम पढ़े, ये तो हमारी किताब में आया ही नहीं है, ये तो हम पढ़े ही नहीं है। उस समय क्या है, सिंपल अपना दिमाग लगाया जाता है ना। वो सवाल कहीं बाहर से नहीं आती है, वो सवाल आपके किताब का ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज, थोड़ा भाषा चेंज कर दिया जाता है ना। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, सब कुछ वही लगेगा, सवाल को थोड़ा सा पूछने का तरीका हल्का से चेंज कर दिया जाता है। तो अपना सिंपल दिमाग लगाओ, जैसे पढ़ते आए हो, जैसे करते आए हो, उसको वैसे ही करो, है ना। और जो सबसे लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। सकारात्मक सोचो, है ना, ठीक है, कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से सब कुछ, है ना, सिंपल माइंड से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है। ज़्यादा घबराने की, डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम, कितनी बार नाम बताऊं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट सवाल, है ना बच्चे। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या, है ना। तो सबसे पहले आपको पढ़ना भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है ना। 2, 3, 5, 7 ये सभी की सभी क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरे में क्या पढ़नी है बच्चा, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी 2 संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ एक से कटे, है ना। जैसे 2, 3 हो गया, 18, 25 हो गया, 9, 13, ये दोनों की दोनों संख्याएं एक साथ सिर्फ एक के से कटेगा, है ना। जैसे मैं कह दूं 4, 6, लेकिन ध्यान से देखो ये एक से तो कटबे करेगा, साथ में ये 2 से भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये सह अभाज्य नहीं है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R शेषफल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, HCF और या HCF या LCM निकालने का फॉर्मूला। HCF किसका, किन्हीं 2 संख्याओं का ना। A और B क्या है, यहाँ पे 2 संख्या है, तो HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB बराबर A गुणे B, है ना। अगर आपको मान लेते हैं कि HCF दिया है और आप LCM निकाल रहे हो ना, मान लेते हैं कि HCF 9 दिया है, तो 9 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो आप LCM निकाल लेंगे। आपको LCM दिया है, HCF निकालना है, तो LCM इसके बटे में आ जाएगा। और ये भी क्या है, वो दोनों संख्याएं हैं जिनका LCM या HCF निकालना है। बहुपद में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, रैखिक बहुपद कहते हैं ना। जो द्विघात बहुपद होता है ना, उसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, यानी कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके 2 शून्यक होते हैं ना, ठीक है। 2 शून्यक कहो, 2 हल कहो, 2 मूल कहो, उसमें 2 कोष्टक आते हैं ना, ठीक है। वह ग्राफ को 2 जगह पे काटता भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके न्यूनतम 1 शून्यक हो सकता है, यानी कम से कम 1 शून्यक हो सकता है, अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकता है। द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र, जब शून्यक पता हो, है ना। अगर आपको शून्यक पता है, मान लेते हैं एक शून्यक अल्फा है, दूसरा क्या है, बीटा है, तो आपको एक द्विघात बहुपद लिखना है, तो कैसे लिखोगे, Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, है ना। इसको कोष्टक में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सब बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपके पास एक द्विघात बहुपद कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है, द्विघात बहुपद। तो उसमें क्या होता है, मूलों का जो योगफल होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक कितना है, b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है ना। दूसरा संबंध कौन सा होता है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है बच्चे, यानी कि अगर आपके पास एक द्विघात बहुपद है तो उसको उसके शून्यक है ना, तो वो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि दोनों के नीचे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद कितना है यहाँ पे, अचर पद है यहाँ पे c है, तो c बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर तीसरा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, इसमें हमेशा दो समीकरण बनेंगे। कितने समीकरण बनेंगे, दो, है ना। तो दोनों समीकरण में तीन केस होते हैं, ध्यान से समझना। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के ना हो तो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदित होंगी, यानी कि वे रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, और उस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल होगा। अगर आप किसी समीकरण को सॉल्व कर रहे हो, उसमें कहीं पे के वे आ जाए और कहा जाए कि इसके द्वितीय हल हैं, तो आप के का मान बताओ, तो आप यही वाला, है ना, यही वाला केस रखेंगे। ठीक है बच्चा। अगर क्या हो कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के हो जाए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, इस केस में क्या होती है कि जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता, वह समीकरण होता है संगत। ऊपर वाले में क्या होता है समीकरण, ऊपर वाले में संगत होता है, नीचे वाले में असंगत। कहने का मतलब अगर रेखाएं कहीं पे भी कट कर रही हैं, है ना, तो ये हो जाएगा संगत समीकरण। क्या हो जाएगा, संगत, और ये प्रतिच्छेदित रेखा है। अब बताओ रेखा समांतर चली गई है ना, तो कहीं पे टच ही नहीं हुआ, तो असंग मतलब संग ही नहीं हुआ, है ना। तीसरा क्या है, अगर तीनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, है ना, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाएगी, है ना। और चूंकि ये हर जगह टच कर रहा है, तो इस समीकरण के अनेक हल होंगे और समीकरण कैसा होगा, संगत। भाई हर जगह मिल रहा है ना। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण, है ना। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं। तो अगर हम बात करें द्विघात समीकरण की, है ना, तो इसकी पहचान क्या है कि जो चर उसमें आएगा, या तो x आएगा या तो y आएगा, उसकी घात 2 होनी चाहिए और बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण, है ना। अगर आपके पास एक द्विघात समीकरण हो, देखो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस अंतर क्या होता है कि द्विघात समीकरण में बराबर आ जाता है और उसमें बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो द्विघात समीकरण के भी कितने हल होते हैं, इसके दो हल होते हैं, है ना। इसको हम मूल भी कहते हैं, इसके दो मूल होते हैं, है ना। अगर आपको विविक्तर निकालना है, क्या निकालना है, विविक्तर, तो विविक्तर d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तीन केस होते हैं। अगर जो विविक्तर है, जो d का मान है वह 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न भिन्न यानी कि अलग होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो अगर कभी भी विविक्तर क्या हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, यानी कि मूल समान हो जाए, है ना, तो क्या होगा, अगर d बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। अगर d का मान जिंदगी में कभी भी, है ना, छोटा हो जाए किसी से, 0 से मतलब माइनस में चला जाए, 0 से छोटा मतलब क्या, -1 -2, तो उसके जो मूल हैं हमेशा काल्पनिक होंगे, है ना। बात करते हैं आगे। अगर कोई द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से सॉल्व ना हो, तो वहाँ पे हम लगा देते हैं द्विघाती सूत्र, है ना। ये क्या होता है, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर अंडर रूट में क्या रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब तुम कहोगे कि a b c का है, तो जो आपके पास समीकरण दिया है ना, उसमें जो x स्क्वायर के साथ में है वो a का मान है, जो x के साथ में है वो b का मान है, और जो अचर पद है यानी कि जो c है वो c का मान है, इसमें रखेंगे और वो जो द्विघात समीकरण है उसके हल आ जाएंगे, है ना। द्विघात समीकरण का हल मतलब कि x के मान, और x के कितने मान आएंगे, 2, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, उनमें जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट है सारा का सारा बता देते हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट सवाल बताते हैं, ठीक है। तो बातें करते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, है ना। तो 6 की बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम 7 की बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी यानी चैप्टर नंबर 5, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे हमारे पास एक श्रेणी होती है ना, जिनमें अंतर समान होता है, इसलिए उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रथम पद होगा, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चौथा पद, ये पांचवा, और लास्ट वाला जो होता है उसको कहते हैं अंतिम पद। उसको an से लिखते हैं, या इसको हम लोग कभी कभी l से लिख देते हैं ना, ठीक है। अगर आपको सर्वांतर निकालना है तो क्या होता है कि आप दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दो, घटा दो, यानी किसी भी, जैसे अगर आपको इसमें से निकालना है तो आप पांचवें में से चौथा घटाएंगे, है ना, तीसरे में से दूसरा। जब आप घटाएंगे तो सबका सेम ही आएगा, है ना। तो आप इसमें से इसको घटा सकते हैं, चाहे इसमें से इसको, ध्यान रहे कि इसमें से इसको घटाना है ना। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है ना। अगर आपके पास एक श्रेणी है दी गई है ना, और उसमें पूछा गया है कि भाई बताओ 15वां पद, जैसे अगर ये श्रेणी है यहाँ तक, मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ 10वां पद कौन सा होगा,
तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और जो डी है वो सार्वंतर है। एपी के प्रथम पदों का योग, जैसे ही सवाल में योग शब्द आ जाए है ना, तो योग वाला फार्मूला लगेगा ना। एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। अगर उसमें क्या हो, प्रथम पद हमें दिया हो और अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो, प्रथम पद और अंतिम पद, तो हम क्या करेंगे, तब हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि ये लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ए एन हो जाएगा, ठीक है। एक नोट आप ध्यान देना, कई बार पूछ लेता है कि अंतिम पद से 11वां पद, है ना, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास श्रेणी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 तक, है ना, तो आप ना अंतिम पद से कहा गया है ना, तो आप ऐसे उसको उल्टा गिन लेंगे ना, ये हो जाएगा पहला पद, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, है ना, समझ में आया। तो ऐसे रख के तब आप इस वाले फॉर्मूले पे रखेंगे, है ना, क्योंकि हमें अंतिम पद से कहा गया है तो हम इधर से गिनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले कि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपके पास दो बिंदु है ए और बी, इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या है, करड़ी के अंदर रहेगा। अगर आपको मान लेते हैं कि दिए हुए बिंदु से मूल बिंदु की दूरी पूछा जाए, है ना, यानी एक बिंदु, सिर्फ एक के बिंदु दिया है और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो सिंपल क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं ना। मान लेते हैं मूल बिंदु 0,0 है और एक बिंदु मान लेते हैं कि हमारे पास 3,4 दिया है, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लो, ठीक है ना बच्चा। ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, वो आपसे क्या कहेंगे कि एक बिंदु जो है वह ए बी रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, किस अनुपात में, किसी भी अनुपात में दे देगा ना, m1 m2 के अनुपात में, और पूछेगा कि बताओ वह जो बिंदु विभाजित करता है उसका निर्देशांक कितना होगा, यानी कि बिंदु P का निर्देशांक। आप ये चित्र जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो बिंदु P का जो निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, है ना। और मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु एकदम बीचों बीच काटे मध्य से, है ना, तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x, 0, जबकि y अक्ष पर स्थित बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, y, है ना, ये आपको ध्यान देना है। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या है, पहले तो आपको कुछ ये आपको पते होने चाहिए, है ना, 3 लाइन तो आपको पता ही होना चाहिए कुछ भी करके, है ना। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है और 45 अंश का मान 1/2, 60 अंश का मान 3/2 और 90 अंश का मान 1 होता है ना। कॉस 0 अंश का मान 1 हो जाता है और 30 अंश का मान 3/2 हो जाता है और 45 अंश का मान सेम ही रहता है और कॉस 60 अंश का मान 1/2 हो जाता है और 90 अंश का 0 हो जाता है ना। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखो, अगर आपको tan का निकालना है तो tan बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर हम इसके बटे करें तो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3। अगर हम इसके बटे करें तो ये करड़ी में 1/2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम इसके बटे करें तो ये कट जाएगा तो बचेगा करड़ी में 3/1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे, करड़ी में 3। और अगर हम इसको बटा करेंगे तो 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित, है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है और जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, tan किसका होता है, कॉट का उल्टा होता है। कभी आपको पूछ लो कि कॉट 30 अंश का मान बताइए, तो आपको tan 30 अंश का मान पता है ना, इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये इसको उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा, करड़ी में 3, ये हो जाएगा, सिंपल, है ना। और आपको छोटी छोटी बातें क्या पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी नहीं सही है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, है ना, ऐसे करके, है ना। तो और अगर मैं कहूँ कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, सेक हो गया। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा जो बराबर होता है वो होता है कर्ण बटा लंब, है ना, कर्ण बटा लंब। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, है ना, उल्टा हो जाएगा, लंब बटा आधार का आधार बटा लंब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले कौन कौन से पता होने चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस, देखो ये जो दोनों फार्मूले हैं इसी से आए हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, कुछ नहीं करा गया है, इसी फार्मूले से बनाया गया है ना। जैसे मैंने क्या करा, बहुत ध्यान से समझना, इस 1 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ध्यान से समझना। अब हमने क्या करा कि टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, ये फार्मूला लिख के आप निकाल सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेम उसी तरह इसको, यानी कि हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना कि इस 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक छोटी सी बात मैंने ऊपर लिखी है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, और चूंकि मैंने कहा है ना चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लगेगा, तो ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है कर्ण, 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, ये लंब है और ये क्या है आधार है। अगर वो आपसे पूछ रहा है साइन ए, तो आपको एंगल यहाँ से देखना है, यहाँ से, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब, यानी कि जो BC है वो हो जाएगा लंब, और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो BC बटा AC हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले साइन सी, क्या पूछ ले बच्चा साइन सी, तो अब एंगल यहाँ से देखना है, यहाँ से, है ना, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण AB, और कर्ण जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है ना। तो अगर एंगल यहाँ से है तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा, अगर एंगल यहाँ से तो ये लंब रहेगा, ये आधार है ना, ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान देनी है ना, ठीक है। थोड़ी मैं फटाफट से स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास है नहीं, तो ये सब बातें आपको पहले से पता है, बस मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी आंखों के सामने से ये गुजर जाए ताकि आपको लगे कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 में वैसे कुछ है नहीं, 10 मैंने पढ़ा ही चुका है, 11, 12, 13, 14, 15 की बातें करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, है ना, चैप्टर नंबर 9। इसमें क्या है, इसमें कोई फार्मूले खास नहीं है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है ना, आपको बस जानना है उन्नयन कोण। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब हम नीचे से कोई ऊपर की वस्तु को देखें तो कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और अवनमन कोण में क्या होता है कि हमारी आंख यहाँ पे है, यानी कि ऊपर, जब हम ऊपर से कोई चीज़, यानी कोई चीज़ मान लेते हैं यहाँ पे, ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देखें तो जो एंगल होता है वो ऐसे बनता है, यानी कि यहाँ पे, है ना। तो जो ये एंगल होता है वो ये एंगल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकांतर अंतःकोण है ना, तो ये जो एंगल होता है वही ये एंगल होता है। खैर बातें करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। तो सबसे पहले जानो कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², है ना। व्यास क्या होता है 2r, मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना, और त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा। व्यास को d से लिखते हैं, त्रिज्या को r से, है ना। अगर आपके पास एक वृत्त है ना, और उसमें मान लेते हैं एक लघु त्रिज्य खंड बना है, तो इसमें ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटे 180 पाई r, है ना। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, ये लघु त्रिज्य खंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई r², ठीक है। बात करते हैं आगे, देखो फिर दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें दीर्घ मतलब ये वाला, है ना, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखो वृत्त खंड कैसे बनता है, जो वृत्त खंड होता है वो ऐसे बनता है, ये, है ना, इसको वृत्त खंड कहते हैं। अगर आपको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आपको लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये जो त्रिज्य खंड है इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था जो साइन 120 अंश का मान होता है वो होता है करड़ी में 3/2, यानी कि जो साइन 60 अंश का मान होता है वही साइन 120 अंश का मान होता है। ओके जी, ओके। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 r² साइन थीटा, ये मैं कई बार बताया आपको। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। अगर मान लेते हैं जैसे ये जो है वो लघु वृत्त खंड है, तो दीर्घ वृत्त खंड ये होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा
तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो हमने अभी भी निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो हमें 6 आकृतियां पढ़नी है, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, है ना। टोटल 15 फार्मूले हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 LB BH HL। L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। घन क्या होता है, घन में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, इसको A इसको A इसको A कहते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि घन में 6 भुजाएं होती हैं तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो 6A² हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, तो जो आयतन है वो घन का क्यूब, मतलब कि जो घन है ना, 3 भुजाएं होती हैं तो A³ हो जाएगा। बेलन के बारे में बात करते हैं। देखो बेलन का, अब जो भी आकृति ऐसे घुमावदार होती है ना उसमें वक्र आता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो होता है 2πRh। क्या होता है बच्चा, 2πRh। और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप संपूर्ण में क्या होगा, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, तो πr², एक यहाँ पे एक πr² यहाँ पे, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 2πr² जुड़ जाएगा। अगर हम 2πr कॉमन कर लेंगे तो h+r हो जाएगा, है ना। आयतन क्या होता है, πr²h, है ना। तो जो बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु के बारे में बात करते हैं, बड्डे वाली टोपी। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl। और जब भी शंकु की बात हो और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको l का मान जरूर निकालना है, ठीक है। तो l का मान कैसे निकलेगा, है ना, l का मान निकलेगा r² + h² से, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो πrl में एक वृत्त जोड़ देंगे यानी πr² जोड़ देंगे, तो πr कॉमन कर लेंगे तो l+r। आयतन क्या होता है, जो आयतन बेलन का होता है उसके आयतन का 1/3 होता है ना, तो 1/3 πr²h। गोले की बात करते हैं। कहा जाता है कि जो गोला है वो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 4 का 4 πr²। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 πr², और इसका जो आयतन होता है 4/3 πr³। अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 πr², और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र का मतलब खाली ये वाला, जब संपूर्ण कहेंगे तभी ये जो वृत्त बचा है उसको भी जोड़ लेंगे, तो 2 πr² में 1 πr² और जोड़ देंगे तो 3 πr² हो जाएगा, है ना। आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। ठीक है बच्चा, ये होते हैं आपके टोटल 15 फार्मूले जो कि आपको बहुत आसानी से याद होंगे, मैंने तो सिर्फ आपको रिवीजन कराया। सांख्यिकी की बात करें ना, सांख्यिकी की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 बातें हैं, हमें माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यक। तो देखो जो माध्य निकालने की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, है ना। तो अच्छी बात ये है कि जो h आता है ना वो पग विचलन में आता है, बहुलक में आता है, माध्यक में, यानी कि जो h आता है और इनमें नहीं आता है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है सबसे सिंपल है, और मैं तो कहता हूँ कि यही लगाओ अगर बहुत लंबा लंबा गुणा ना आए तो क्या होता है, सिग्मा fi × xi बटे सिग्मा fi। कल्पित माध्य विधि क्या होता है, a, हम कुछ कल्पना कर लेते हैं a, है ना। सबसे पहले तो हमारे पास 2 लाइन होगी, है ना, ठीक है। एक ये कुछ दिया होगा यहाँ पे, है ना, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे बारंबारता दिया होगा। तो सबसे पहले हम xi निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, fi × xi। तो वही वाला फॉर्मूला रखेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। लेकिन मगर मान लेते हैं हमको पग विचलन निकालना, क्या निकालना है, पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हम xi निकालेंगे, तो जो xi है, xi निकालने के बाद हम निकालेंगे di। अब ये di कैसे निकलता है, तो di निकलता है xi - a। तो इस xi में कोई एक ऐसा पद होगा जिसको हम लोग a मान लेंगे, है ना। तो हम जब di निकालेंगे तो di कैसे निकालेंगे, xi - a करते जाएंगे और निकालेंगे, और फिर हम लास्ट में निकालेंगे fi × di और सिग्मा fi बटे में करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। देखो सुनो, अगर आपको कल्पित माध्य विधि निकालना है तो आपको प्रत्यक्ष विधि से होके गुजरना पड़ेगा, और अगर आपको पग विचलन विधि निकालना है, मतलब पग विचलन विधि लगाना है, तो आपको, है ना, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, इन दोनों से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी कहानी है इनकी, चलिए समझते हैं आगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + सिग्मा fi × ui बटे सिग्मा fi, ये कोष्टक में बंद कर लेंगे और इंटू h कर लेंगे। h यहाँ पे क्या है, जैसे कि 0 से 5 है
और 5 से 10 है, तो 5 से 10 कैसे हुआ, 5 जोड़ा ना, वो h का मान होता है। अगर आपको मान लेते हैं कि ये कल्पित माध्य विधि लगानी है ना, तो सबसे पहले तो आपको 2 लाइन दिया रहेगा, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, एक्स आई निकालोगे। एक्स आई निकालने के बाद यहाँ पे आप कुछ ए मानोगे, तो फिर आप निकालोगे डी आई। क्या निकालोगे, डी आई। डी आई निकालने के बाद आप निकालोगे यू आई, और यू आई कैसे निकालोगे, यू आई बराबर होता है ना, डी आई बटे एच। अब एच क्या है मैंने अभी भी बताया, उसको निकालने के बाद फिर आप क्या निकालोगे, एफ आई इंटू यू आई, तब जाके आपका हो पाएगा, है ना। ठीक है बच्चा, ये वाला फार्मूला ध्यान रखना। बहुलक का बड़ा सिंपल फार्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2, और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे इंटू एच। और माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ और इंटू एच, है ना। तो जो सी एफ संचयी बारंबारता होता है ना, ध्यान से समझना, उसमें अगर ऐसे करके है ना 10 से कम, 20 से कम, है ना 40 से कम, तो उसके बगल में जो लाइन होगी वह बारंबारता नहीं होगा, वह संचयी बारंबारता होगा। तो पहले हम बारंबारता ज्ञात करेंगे, उसके आगे सवाल सॉल्व करेंगे। लास्ट जो हमारा बचता है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रायिकता, है ना। प्रायिकता में सिर्फ एक फॉर्मूला है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरे फार्मूले, पूरे कंसेप्ट के साथ क्लोज हो जाता है ना। अब बात करते हैं इन सभी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन, जो आपको एक बार एक नज़र देख के जाना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को मैं कैसे बताने वाला हूँ, मैं उनको सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब निकाल लेना, सारे क्वेश्चन मैं उसी में से बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। अगर टाइम मिलेगा तो एक आध वीडियो, वैसे टाइम मुझे लगता है नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं एक बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे साइड में खड़ा हो जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो उन प्रश्नों को मैंने फ़ोन में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके सामने दिखेगा, है ना। तो जो जो प्रश्न मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज बताऊंगा, उसको आप टिक करके चलना और उसको ज़रूर पढ़ के एग्जाम में जाना, ठीक है बच्चा। तो चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल चैप्टर्स, है ना, सिर्फ 2 चैप्टर्स को छोड़ के, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10, क्योंकि इनको मैं करा चुका हूँ, ठीक है बच्चा। एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप प्रश्नों को सही करके आएंगे, इतना भरोसा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको साथ साथ मुझे प्रॉमिस करनी पड़ेगी, ठीक है, कि जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिसको मैं कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप घर पे ज़रूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है बच्चा। ये बात आप थोड़ी सी, ठीक है, ये वो कहते हैं ना कि यही रात अंतिम और यही रात भारी, थोड़ी सी मेहनत कर लो आज, है ना। खैर, बातें करते हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, है ना, ठीक है, आप देखते रहना, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बातें करते हैं ना, ठीक है। चैप्टर 1 आई होप आपको दिखना चाहिए बढ़िया से, है ना, ठीक है। चैप्टर 1 की बात करते हैं। देखो, इसमें जो सबसे, है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है वो है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाली, है ना। और इसमें टोटल 4 टाइप के प्रश्न हैं। पहला है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, इनको क्या करो बच्चा, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये मैंने आपको बाकायदा बिल्कुल बेहतर ढंग से बताया है। ये क्या है, थ्योरिकल प्रश्न है, इनकी थ्योरी को आप जरूर पढ़ें। अगर आप करड़ी में 2 को सिद्ध करना सीख लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे ही अगर आप टाइप 2 यानी कि 2 करड़ी में 3 वाला सीख लेंगे तो बाकी ऑटोमेटिक आ जाएगा। वैसे जब करड़ी प्लस या माइनस के साथ जुड़ी हो, है ना, इस केस में क्या होता है कि करड़ी वाली को एक तरफ करते हैं, बाकी अंकों को एक तरफ कहते हैं, और कहते हैं कि चूंकि यह परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है, तो कभी परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः ये अपरिमेय संख्या, है ना, ऐसे करके करते हैं। और एक जो लास्ट वाला है 1 बटा करड़ी में 2 है ना, अगर वो आपको नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, 1 बटा करड़ी में 2 है, वो क्या करेंगे, उसको बराबर p/q के लिखेंगे, उसको उल्टा कर देंगे, है ना। फिर क्या लिख देंगे कि चूंकि करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है और q/p अपरिमेय संख्या है ना, सॉरी, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है और q/p परिमेय संख्या है और ये बराबर नहीं हो सकता, ऐसे करके। ये थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे लेना, मतलब ऐसे देख के चले जाना, है ना। ये जो संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, थोड़ा सा इसको भी देख लेना, ठीक है। और आगे जो सवाल है, ये HCF दिया हो तो LCM कैसे निकालते हैं, ये आप कर ही लेंगे। हाँ, जो 6वां सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या क्यों है, सॉरी, ये भाज्य संख्या क्यों है।
तो ये जो संख्या है पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, फिर इसका गुणनखंड करेंगे और ये किस किस से कट रहा है। तो जो भाज्य संख्या होता है वो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी से कटेगा तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट आगे, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे, है ना। बस इस यानी पहले चैप्टर में सिर्फ इतना था, दूसरे चैप्टर में क्या है, इससे सिर्फ एक ही तरह का प्रश्न आता है कि आपको क्या करना है ना, यानी कि शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, यानी कि एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो थोड़ा सा ये सवाल देख लेना, जो एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, एक्स स्क्वायर माइनस करीब 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 लिखा गया है ना। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या कर सकते हैं, करीब 3 लिख के होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हो जाएगा प्लस करके और एक बार क्या हो जाएगा माइनस करके, और इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना कि जो अनुपात है a1/a2 अगर बराबर ना हो b1/b2 की, तो वो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ये मैं बता चुका हूँ, इसको कुछ करने देखने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो, है ना। अब हम आ जाते हैं किसमें, चैप्टर नंबर 3 में। तो जो चैप्टर नंबर 3 में जो 3.2 है, उसमें ये जो है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये पेंसिल और कलम वाला। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सवालों को थोड़ा थोड़ा से देख लिया करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 7वां सवाल है ना, कि हमारे पास 2 समीकरण है, उनका ग्राफ, वैसे ग्राफ खींचने का ये कट चुका है, फिर भी आप एक नज़र से उसको देख लेना, है ना, वही उससे इम्पोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे प्रश्नावली 3.3 में क्या है, ये जो चौथी सवाल है ना, पहली की चौथी, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, है ना। इसको थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। क्या करना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना, तो वो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ऐसे करके हो जाएगा, है ना। इसको कर लेना। हाँ, ये दूसरी सवाल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस, जिसको मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले पढ़ना। 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसमें m का मान भी ज्ञात करना है ना। ये सब सवाल मैं करा चुका हूँ। दूसरी की पहली 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये वाली भी सवाल करना आप। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये सवाल ध्यान से करना, है ना। तीसरी ध्यान से करना। सवाल नंबर 4 को आप जरूर पढ़ के जाना कि एक टैक्सी है ना, इस तरह के सवाल को मैंने बताया था, जो कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जो टैक्सी है वह भाड़े के अलावा एक और भाड़ा लेती है ना। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया, तथा 15 किलोमीटर की भाड़े के लिए कितना भाड़ा है, 155। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, है ना, कि जो नियत भाड़ा है, नियत, ठीक है, सिंपल सवाल है, जो नियत भाड़ा है ना, वो मान लेंगे कितना है बच्चा, x रुपये, और प्रति किलोमीटर, है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना मान लेंगे, y रुपये, है ना। अब समीकरण बनाएंगे। पहला क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये पैसे उसको दिया जाता है। सुनो ध्यान से, अगर आप बैठे टैक्सी में, है ना, बहुत ध्यान से, अगर आप टैक्सी में बैठे पहले ही तो आपसे x रुपये ले लेगा, और उसके बाद आपको 10 किलोमीटर और जाना है, तो 1 किलोमीटर का y रुपये, तो 10 किलोमीटर का 10y, और ऐसे करके आपने कितने रुपए खर्चे कर दिए, 105 रुपये। तो ये पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो x रुपये तो वो आपसे ले लेगा, और 15 किलोमीटर के 15y, और इस तरह से वो आपसे 155 रुपये ले लिया, है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। और फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वह 25 किलोमीटर जाता है तो वह कितना भाड़ा देगा। अच्छा, एक व्यक्ति जो 25 किलोमीटर जाता है तो x और 25 किलोमीटर, तो तुम्हें पहले y का मान निकालना पड़ेगा। तो x रुपये, यानी x अगर तुम निकाल लोगे तो x रुपये तो लेबे करेगा, साथ में 25 किलोमीटर, हर किलोमीटर का y रुपया है, तो y का मान निकाल लोगे, तो 25 किलोमीटर का 25 में गुणा करके आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, इस तरह के सवाल को ऐसे करते हैं, है ना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हाँ, ये जो भिन्न वाली सवालें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। 5वीं सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है ना। इस तरह की सवाल आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। और ये जो आयु वाली सवाल है, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है बच्चा। बात कर, और हाँ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 11 ना, थोड़ा इसको भी देख के जाना कि 2 व्यक्तियों की जो आय का जो अनुपात है वो 9 संबंधित 7 है,
उनके खर्चों का अनुपात 4:13 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ओके। देखो बड़ी सिंपल सी सवाल है। इसमें क्या होता है, आय वाले में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3। तो तुम मान लेना कि, है ना, पहले व्यक्ति की जो आय है ना, पहले व्यक्ति की आय यानी कि जो पहला व्यक्ति है उसकी आय, ये चूंकि अनुपात में है तो तुम उसको 9x कह लेना। जो दूसरे व्यक्ति की जो आय है उसको तुम क्या कह लेना बच्चा, 7x कह लेना, है ना। और उसके बाद ये कह रहा है कि उनके जो खर्चों का अनुपात है, तो पहले व्यक्ति के जो खर्चे का जो अनुपात है वो तुम लिख लेना 4y, दूसरे व्यक्ति के जो खर्चे का अनुपात है वो लिख लेना तुम 3y। और प्रत्येक व्यक्ति महीने में क्या कर लेता है, 2,000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताओ, आय मतलब कमाई, तो कमाई 9x है, खर्चा कितना है 4y, हम पहले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो कितना रुपये बचा रहा है, 2,000, है ना। और दूसरा व्यक्ति 7x रुपये कमाता है और 3y रुपये खर्च करता है, ये भी 2,000 रुपये बचा लेता है ना। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो आप आराम से उनकी मासिक आय निकाल लो। तो यहाँ से x का मान आएगा और यहाँ पे रखोगे, चूँकि 9x उसकी महीने की इनकम है ना, तो यहाँ पे रखोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं आपको हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, ये देखो मैंने कहा ना दोबारा से, भिन्न वाली सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, है ना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है ना, इसको ध्यान से करना, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये भी सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मीना 2,000 रुपये निकालने गई, है ना, ये भी आप करके आना, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया रहता है, जैसे भाड़ा वाला था ना, सेम वैसा ही है ना। तो सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। देखो नियत भाड़ा x रुपये है ना, और ये कह रही है कि उसने 27 रुपये दिए और हर दिन का भी भाड़ा होगा, तो उसने कितने दिन के लिए रखा, 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि 3 दिन के लिए क्या है, जो भाड़ा है वो फिक्स है ना। तो 3 दिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 7 दिन में अगर हम देखें तो 1 2, है ना, जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 3 दिन का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 दिन से ज़्यादा रखेंगे तो आपको भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, कि आपको क्या करना पड़ेगा, x रुपये देने पड़ेंगे, साथ में 4 दिन बचे हैं तो उसका कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और इस तरह से उसने कितना खर्चा कर दिया बच्चा, 27 रुपये खर्चा कर दिया। जबकि सूसी 5 दिन रखती है तो वो भी x रुपये देगी, और साथ में 5 दिन में से 3 दिन का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 दिन बचा है तो 2y हो जाएगा। और उसने कितने रुपये दिए, 21। ये पहला समीकरण, ये दूसरा, है ना, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। ये आयताकार वाली सवाल आप जरूर करें। हाँ, ये जो थोड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 क्रमागत, है ना, धनात्मक पूर्णांक। देखो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से समझना, है ना। पहले तो समझो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है ना, 1 2 3, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब चूंकि हमें नहीं पता है ना, जैसे हमने कहा एक हमारे पास x है, तो अगला जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक आएगा वो आएगा x+1। जैसे एक हमारे पास 5 है तो अगला क्या आएगा, 6। तो 6 कैसे आया है, आपने 5 में 1 जोड़ा है ना। तो वैसे तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों, है ना, का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक हमें ज्ञात करना है ना। ये रोहन वाली सवाल, ये रेलगाड़ी वाली सवाल भी आप जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसमें कौन कौन सी करेंगे आप लोग, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है ना। तो आप पहली की चौथी सवाल करेंगे और तीसरी सवाल करेंगे, है ना। और इसके बाद आप सवाल नंबर तीसरी करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, है ना। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि इन सवालों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से एकदम लगाने ही बैठ जाओ, बस कुछ ना कुछ अपने फेयर में देखते चले जाओ, है ना, एक बार रिवीजन करते चले जाओ। ये 5वीं सवाल थोड़ा करके जाना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। 6वीं सवाल भी थोड़ा लगा के जाना, है ना।
एपी की जितनी सवालें हैं आप ट्राई करना। अगर आप मेरे से पूछोगे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो 5वीं है एक इम्पॉर्टेंट और एक 9वीं है ना, ठीक है। 5वीं 9वीं और 10वीं है ना। ग्राहमी मत करना, ठीक है, ग्राहमी करवे मत करना, बराहमी करना और तिराहमी करना, ठीक है बच्चा। बात करते हैं आगे। 15वां जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से करना। 16वां वैसे ही देख लेना, ठीक है। इसमें 6वां 7वां है ना, कहने का मतलब ये है, और ख़ास करके ये 13वीं सवाल और 14वीं सवाल, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और 17वीं सवाल भी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी सवालों पे एक नज़र फेर लेना। बातें करते हैं आगे। हाँ, ये अब हम आ गए हैं कौन से चैप्टर नंबर 7 में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें क्या लिखा गया है, कुछ है नहीं खास, आपको बता दूं, है ना। आपके पास 3 बिंदु दिए गए हैं, है ना, और कहा गया है कि ये तीनों बिंदु मिल, अब 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है, तो कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले आप ए बी बी सी सी ए निकालेंगे। ए बी बी सी सी ए निकालने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या ऐसी कोई भुजा है जिसका स्क्वायर 2 भुजाओं के स्क्वायर करने पर उनको जोड़ने के बराबर आता है। मतलब कि कहने का मतलब क्या, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अगर लग रही है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। कई बार वो आपको 3 बिंदु देंगे और कहेंगे कि सिद्ध करो कि एक त्रिभुज के शीर्ष हैं और इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब कि वह कौन सा त्रिभुज है ना। समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण है, यही हो सकता है ना। और जो एग्जाम्पल नंबर 5वां है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, समदूरस्थ हो, है ना, वाई अक्ष पर। अब देखो जो वाई अक्ष पर जो बिंदु होगा वो 0, होगा, है ना। अब जो 0, जो बिंदु है ना, ये किसे किसे समदूरस्थ है, ए 6, 5 से, और बी 4, -4, 3। ये चित्र बनाते ही सवाल तुरंत दिमाग में आ जाती है। समदूरस्थ वाली सवाल लगाएंगे, 8वीं सवाल लगाएंगे, है ना। 9वीं कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 10वीं इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है ये आंतरिक रूप से विभाजित करने वाली सवाल। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आसान है, आप ऐसे ही कर लेंगे। किस अनुपात में विभाजित करता है ना, सवाल नंबर 7वीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। सम त्रिभाजित वाली सवाल, है ना। देखो ये जो सम त्रिभाजित वाली सवाल है, ये बड़ी सिंपल सवाल है ना, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको करके दिखाया है, आप अपने फेयर में चेक करेंगे, है ना। 9वीं सवाल, वाई अक्ष को किस अनुपात में, देखो ये जो वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 10वीं सवाल का वैसे ही देख लेना। आगे बढ़ते हैं। जब भी आए ना वाई अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है एक्स अक्ष को, तो ये सवाल ध्यान से पढ़ के जाना, है ना। 4थी सवाल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और 5वीं सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वीं को वैसे ही देख लेना, है ना। लेकिन 7वीं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, 7वीं, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना। 8वीं कुछ देख लेना पर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। 9वीं सवाल जरूर देख के जाना, ठीक है। और 10वीं सवाल, है ना। बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, है ना। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको भी देख के जाना, है ना। एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी काफ़ी अच्छी सवाल है। इसमें आपसे कोड पूछा गया है ना। भुजाएं देख के आपसे कोड पूछा गया है ना। तो आप कर लेंगे कि जो साइन आर है वो कितने का मान होता है, साइन यानी 1/2 जो होता है वो कितने का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। अगर एक 30 हो जाएगा तो दूसरा कितना बचेगा, 60, और एक तो 90 है, ये है। तो त्रिभुज के तीनों कोड कितने होते हैं, 180 होते हैं। 8वीं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मान रखने वाली सवाल आप वैसे ही कर लेंगे, है ना। जो एक ब्राह्मा एग्जाम्पल है, खास करके ब्राह्मा में देखो, है ना, कॉट को कॉस बटे साइन में कर दिया गया है और कॉस को कॉमन कर लिया गया है ना। कॉस को कॉमन कर लिया गया है, फिर कॉस से कॉस कट गया है और साइन ऊपर जाके किस में बदल गया, कॉस में बदल गया। तो ये काफ़ी अच्छी सवाल है। ब्राह्मी सवाल ध्यान से करके जाना, मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो 5वीं सवाल है ना, इसमें जो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, है ना, ये जो सवाल मैंने आपको बताई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान से करना। 4थी भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वीं भी, है ना, 8वीं भी, 9वीं भी और 10वीं भी। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 की, है ना। ये 6 नंबर की सवालें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 नंबर की सवाल कहाँ कहाँ से आती है। एक सवाल जो आती है ना, वह आपकी आती है चैप्टर नंबर 3 और 4 से। एक आती है आपकी, है ना, चैप्टर नंबर 9 से, और एक सवाल आपकी आएगी चैप्टर नंबर या तो 14 से या तो 13 से, है ना। तो ध्यान से
कहने का मतलब है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आएगी या तो सांख्यिकी से आएगी, है ना। ये मैंने जितने भी सवाल आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी सवालों को आपको घर पे करके जाना है ना, ठीक है। 5वां एग्जाम्पल, 6वां, 4था, 7वां, एक सीधा राजमार्ग वाला, ये वाला भी करके जाना है, ठीक है। ये सभी सवालों को आपको करके, देख के, पढ़ के जाना है। जो कठिन लगे उसको करना है, और जो वैसे ही है उसको बस उसको एक नज़र देख लेना है, ठीक है ना, फेयर खोल के देख लेना है, ठीक है बच्चा। फिर हम आ जाते हैं किस में, है ना, ये वृत्तों से संबंधित है क्षेत्रफल में। अगर आप मेरे से पूछेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौन सी है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 10, है ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। और जो एग्जाम्पल नंबर ऊपर 2 लिखा गया है वो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके नीचे जो 7 है ना, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन सवालों को आप देखकर ज़रूर जाएंगे। चलिए, इसमें जो ये दवा का कैप्सूल है ना, इसको मत पढ़ना बिल्कुल भी, है ना। और ये जो 12वीं सवाल है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर वाला, ये भी सवाल थोड़ा देख के जाना, है ना। जो पहली सवाल है, 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला और दूसरा और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा है ना। चौथा भी पढ़ लेना, है ना। 5वां भी, 6वां छोड़ देना, 7वां थोड़ा सा देख लेना उसको भी, है ना। चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। 8वां और 9वां सवाल भी देख लेना, है ना। और ये जो 7वां एग्जाम्पल है इसको भी देख लेना बच्चा, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान से सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8, इसको तो एकदम 100% टिक कर लो। इसमें से एक सवाल 100% आने वाला है, ठीक है बच्चा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 5, 6, 7 और 8। फिर आ जाते हैं हम लोग सांख्यिकी पे, जो कि बहुत ही आसान है। देखो, आप इसमें कुछ भी लिखा हो, बस ये देखो कि माध्य निकालना है, सिंपल सी बात है, माध्य निकाल देंगे। अगर वर्ग अंतराल यानी डैश वाला नहीं है तो सीधा क्या है, FI × XI गुणा करके सीधा आंसर निकाल देंगे, है ना। ये 5वीं सवाल जरूर करना, जो मतलब जितने भी सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आपको जरूर करना है, देख के जाना है, पढ़ के जाना है। सल्फर डाइऑक्साइड वाली सवाल करना है, आम की पेटी वाला सवाल करना है। ये देखो, बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने में क्या करते हैं, जो सबसे अधिक बार आया है 18 आया है, 18 को F1 कह देंगे, उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, नीचे वाला F2 हो जाएगा, है ना, मान रख के निकाल देंगे। जो ये से कम वाली सवाल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें माध्यक निकालना है ना। और इसके जो बगल में है वो संचयी बारंबारता है, तो सबसे पहले हम F का मान निकालेंगे, ये अच्छी सवाल है, तो इसको आपको करना है। अब हम आ जाते हैं प्रायिकता चैप्टर पे, है ना। प्रायिकता में आप एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेना, है ना, बाकी तो आसानी है, आप कर लेंगे, है ना। और वो सवाल की प्रायिकता नहीं होने की बताइए, है ना, मतलब कि E' है ना, वो सवाल थोड़ा देख लेना। सवाल नंबर 8वीं देख लेना, 9वीं देख लेना, है ना, पिग्गी बैंक वाली, और ये जो डिस्क वाली सवाल है इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। बस इतनी ही सवालें हैं, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। आप इन सब सवालों को ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है बच्चा, दोबारा से कह रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3, 4 में जितने शब्दों वाली सवाल है, खास करके भिन्न वाली, आयु वाली सवालें, है ना, ये सब आप ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। मॉडल पेपर के क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा, जो मैंने टेस्ट में दिया था, है ना, खास करके अभी जो इसके पहले टेस्ट लिया था ना, उसको आप ज़रूर करके जाना, ठीक है। उसके बाद, है ना, आप चैप्टर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे, 6 नंबर की सवाल वहाँ से आती है, और एक चैप्टर नंबर 13 है ना, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से आपको 6 नंबर की सवाल मिल जाएगी। बाकी कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो बना दूंगा, आराम से देखना, एक भी बहुविकल्पी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। खैर, आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय और बाय। और बहुत सारी मेहनत भी हो गई, है ना, इसलिए मैंने फटाफट से बताया, मैं आपकी तरफ लग भी नहीं रहा था, मैं सीधा बता रहा था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय और बाय।